बड़ा चर्चा का विषय है कि आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा क्यों दिया। साथियों साथियों सवाल बहुत ही सीधा साधा दिखाई दे रहा है, परंतु ये बहुत जटिल है। इसका सही उत्तर जानने के लिए आपको इसकी पृष्ठभूमि पर जाना आवश्यक होगा, क्योंकि मीडिया ने इसको बहुत घुमाया फिराया है। कुछ मीडिया इसके लिए बसपा को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि कुछ मीडिया के लोग इसके लिए आरएस प्रवीण की महत्वाकांक्षा बताते हैं। सच्चाई क्या है, यह जानने के पहले कुछ बातों पर जब लोग गौर नहीं करेंगे तो सच्चाई के करीब नहीं पहुंचा जा सकता है, फिर कयास ही लगाते रहेंगे। तो आइए सच्चाई की तरफ चलते हैं। क्या है आरएस प्रवीण? राजनीति में आने से पहले उनकी क्या शोहरत थी, क्या थे, ये जानकारी करना आवश्यक है। आप बताएंगे कि वह राजनीति में आने से पहले एक आईपीएस अधिकारी थे। बीआरएस लेकर वो राजनीति में आए। उनकी इमेज ऐसे आईपीएस अधिकारी बहुत अच्छी थी, ईमानदारी की थी। उनकी ईमानदार अधिकारियों, कर्मठ अधिकारियों में गिनती थी और उन्होंने सर्विस में रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। जब वो आईपीएस अधिकारी थे, उनकी शोहरत आम इतनी अच्छी थी कि शिक्षा क्षेत्र में जो उनका योगदान था वो सराहनीय था। तब उन्हें राजनीति में आने से क्या जरूरत पड़ गई? जब उनकी शिक्षा में योगदान से उनकी शोहरत आम प्रदेश में बहुत थी, फिर उनको राजनीति में आने की क्या जरूरत हुई, क्यों आवश्यकता महसूस हुई? जब वह अधिकारी रह करके शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दे रहे थे तो इनकी ख्याति पूरे प्रदेश में हो गई थी। ऐसी स्थिति में इनको चाहने वालों ने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी कि इससे आप खुलकर समाज सेवा कर सकते हैं तथा मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बात आरएस प्रवीण को अच्छी लगी, वह लुभावनी लगी। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दल का चयन करना चाहा, तो उन्हें इसके लिए सबसे अच्छी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी लगी कि इसमें रहकर वो अपनी नीतियों पर काम कर सकते हैं। यह पार्टी जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन व मानवर काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है। इसमें रहकर अच्छा काम किया जा सकता है। आरएस प्रवीण अपने महत्वाकांक्षी पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया, मतलब उन्होंने आईपीएस नौकरी से पहले वीआरएस लिया, मतलब इस्तीफा दिया और राजनीतिक क्षेत्र में उतरने के लिए बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। बहुजन समाज पार्टी में अपेक्षित सफलता मिली। बसपा सुप्रीमो ने उनका मान सम्मान ध्यान में रखकर उनको तेलंगाना प्रदेश का बसपा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनकर उन्होंने बसपा को बढ़ाने की भरपूर प्रयास किया, जिसमें उन्हें अपेक्षित सफलता भी प्राप्त हुई। उनकी सफलता से प्रभावित होकर, खुश होकर कि आईपीएस अधिकारी समाज में बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम कर रहा है, आरएस प्रवीण का कद बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो ने अपनी पार्टी के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके बसपा सुप्रीमो मायावती ने हैदराबाद में 2022 में एक आम सभा, विशाल आम सभा में आरएस प्रवीण कुमार को तेलंगाना का मुख्यमंत्री, यदि उनकी पार्टी जीतकर आती है तो आरएस प्रवीण कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा सार्वजनिक रूप से कर दी।
इससे आरएस प्रवीण कुमार और उपस्थित जन समूह के हौसले बहुत बढ़ गए। बसपा पार्टी के इतिहास में ऐसी घोषणा पहली बार हुई थी। ये इतिहास गवाह है। ये घोषणा सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोग यहाँ तक कहने लगे कि बसपा सुप्रीमो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा महत्व आरएस प्रवीण कुमार को दे रही हैं। ये आश्चर्य की बात थी। इस घोषणा के बाद आरएस प्रवीण को का उत्साह में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने बढ़ चढ़कर काम करने लगे। ऐसा लगने लगा कि आरएस प्रवीण तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे। जनाधार उनका दिन दुना रात चौगुना बढ़ता नजर आ रहा था। आरएस प्रवीण के बढ़ते कद से उनके चाहने वाले, खास उनके दोस्तों में अंदर जलन होने लगी और उन्होंने आरएस प्रवीण को की उस बढ़ती हुई ख्याति से जलन होने लगी और उन्हें नीचा दिखाने की मन ही मन ठान ली और उन्हें उल्टी सलाह देने लगे। इस बात को आरएस प्रवीण कुमार समझने में असफल रहे कि कौन उनका अब दोस्त है और कौन अब दोस्ती नहीं रहा। आरएस प्रवीण कुमार अपने सलाहकारों की सलाह मानकर या उनकी सलाह पर बसपा पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। आप सबको मालूम है कि बसपा पार्टी का गठन 1984 में हुआ था। तब से लेकर आज तक बसपा पार्टी ने अपना अलग से कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। यदि किसी पत्रकार या किसी ने पूछा है कि आपका घोषणा पत्र क्या है, तो उनको बताया गया है भारत का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है। भारत का संविधान यदि पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया जाए तो अन्य किसी घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है। अब आप सवाल करेंगे कि बसपा सुप्रीमो को घोषणा पत्र जारी करने से मना करना चाहिए, क्यों नहीं किया? इसका सीधा उत्तर है कि आरएस प्रवीण कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था और मना करने पर यदि चुनाव हार जाते तब कहते कि बहन जी ने मुझे अपने हिसाब से चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। यदि मुझे अपने हिसाब से चुनाव लड़ने की इजाजत होती तो मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतता, बसपा पार्टी चुनाव जीतती और मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री होता। आरएस प्रवीण कुमार ने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा, अपने हिसाब से ही घोषणा पत्र जारी किया। यहाँ पर यह बताना भी समीचीन होगा कि बसपा सुप्रीमो यदि घोषणा पत्र जारी करती तो ये घोषणा पत्र तेलंगाना में ही नहीं बल्कि जो अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे थे जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो वहां भी इस घोषणा पत्र को जारी किया जाता, लागू किया जाता। लेकिन चूंकि ये घोषणा पत्र आरएस प्रवीण कुमार ने जारी किया था इसलिए वो मात्र तेलंगाना में ही जारी हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ये बात अपने आप में साबित हो जाती है कि घोषणा पत्र आरएस प्रवीण द्वारा ही जारी किया गया था। आरएस प्रवीण द्वारा घोषणा पत्र जारी करना और बसपा सुप्रीमो द्वारा कोई ऐतराज न करने के कारण उनका अथवा आरएस प्रवीण की बात मान लेने के कारण आरएस प्रवीण का खुद का निर्णय लेने में का मनोबल बढ़ गया। मतलब कि हम कोई भी निर्णय लेंगे उस पर बसपा सुप्रीमो की मोहर लग जाएगी, ये उनको विश्वास हो गया। आरएस प्रवीण को विश्वास हो गया कि हम जो निर्णय लेंगे उसका कोई विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मोहर बसपा सुप्रीमो की लग जाती है तो बीच वाले किनारा करने लगे और बसपा सुप्रीमो की सहमत मिल जाएगी। इसी विश्वास में आरएस प्रवीण कुमार ने, जो बसपा कैडर के नहीं हैं, डायरेक्ट आए हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए हैं उच्च नौकरी से और प्रदेश अध्यक्ष डायरेक्ट बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनकर जो निर्णय लिए हैं उन्हें पार्टी की सहमत मिल दी गई। इसी से प्रभावित होकर इस पर विचार किए बिना कि यह निर्णय पार्टी की हित में है या हित में नहीं है, पार्टी की इमेज खराब करेगा या ये नहीं, उन्होंने इसका विचार किए बिना
विवेक का इस्तेमाल किए पार्टी की छप मटियामेट करने वाला निर्णय, मतलब संविधान विरोधी केसीआर से समझौता करने का दुस्साहस कर डाला। परिणाम आपके सामने है कि उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी अपनी बनाई इमेज खराब हो गई, मतलब जो उन्होंने इमेज अब तक तेलंगाना में बनाई थी वो भी उनकी नहीं रही। उनके वह खोई, अपनी इमेज भी खोई, और उन्हें ऐसी सलाह मशविरा दिया था उनके दोस्त नहीं बल्कि एक तरह से उनको नुकसान वाले, या दूसरे शब्दों में कहें कि उनके दोस्त नहीं वो दुश्मन निकले। बिना किसी तिल तलवार के साथ में रह करके भीतर घात किया और एक ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक लग गई। उनके अब आरएस प्रवीण कुमार को अपने ठंडे दिलो दिमाग से इस बात को सोचना ही चाहिए कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका हमदर्द नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति पेचीदा खेल है, सबके बस की बात नहीं है। तो साथियों, इसमें एक जो आरएस प्रवीण कुमार ने एक पत्रकारों को जो मीडिया से जो बात कही थी उसे सुन करके आकाश आनंद कहते हैं बड़ा कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, दुख हुआ। वो कहते हैं, कौन? आकाश आनंद, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो कहते हैं वो सुने आप। बीएसपी का कैडर और सभी पदाधिकारी भली भांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार, सभी फैसलों की सूचना बहन जी खुद मीडिया को देती हैं। लेकिन तेलंगाना के मामले में जिस तरह से प्रवीण जी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया है वो पार्टी की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ है। संविधान बदलने की बात करने वाली पार्टी से बीएसपी का गठबंधन बाबा साहब के मिशन के खिलाफ है। भाजपा के दबाव में गठबंधन तोड़ना तो दूर, बीएसपी के लोग ऐसे लोगों से बातचीत भी करना पसंद नहीं करते हैं। प्रवीण जी और यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों की साजिश का शिकार हो गए और संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए। लेकिन बीएसपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो इन संविधान विरोधी लोगों की साजिशों को अच्छी तरह से समझते हैं और कभी भी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये आकाश आनंद ने लिखा है, कहा। तो साथियों, आकाश आनंद ने कितने सूझबूझ से प्रवीण कुमार को, आरएस प्रवीण कुमार को और एक यूपी के युवा साथी, नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन ये इंडिकेशन चंद्रशेखर आजाद के लिए है, उनको भी सलाह दे दी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? क्या आरएस प्रवीण कुमार ने एक खुद निर्णय लेते जा रहे थे और उसका दुष्परिणाम निश्चित रूप से उनको मिलना ही था? ये थे लोग उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि तेलंगाना चुनाव के बाद यदि वहां सरकार नहीं बनती है तो क्या बसपा सुप्रीमो आरएस प्रवीण के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण उनके हौसले अफजाई हुए और उन्होंने संविधान विरोधी से समझौता कर बैठे, जिसके कारण उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और उनको अब राजनीति करना है तो नया गेम, नई कोई उम्मीद किरण खोजनी होगी, क्योंकि बसपा से उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आरएस प्रवीण कुमार का काम क्या जायज था अथवा नहीं था। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा प्रकाश राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके।